Hello everyone, this is Ramesh Thakur from Edu4। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम हिस्ट्री यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ें, उसको कैसे प्रिपेयर करें। थोड़ा सा हिस्ट्री का हम विश्लेषण करेंगे। हिस्ट्री आईएएस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जस्ट लुक एट दिस वन कि मैं हिस्ट्री के डिविजन्स कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले दिस आर द क्लियर कट डिविजन्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट इज द इंडियन हिस्ट्री और दूसरी साइड है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, then medieval, and modern। मॉडर्न के दो पार्ट्स हैं, एक अप टू 1857 एंड 1857 टू 1947। वर्ल्ड हिस्ट्री 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। हिस्ट्री की ये हमारे पास 4 डिविजन्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हिस्ट्री बहुत टफ है, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है। हिस्ट्री है क्या चीज़? हिस्ट्री इज जस्ट टू इंक्वायर। So if you are not inquiring, you are not asking anything, how you can understand history? Now these are the divisions। अब इन डिविजन्स में, ठीक है, पेपर को अगर हम एनालाइज करें और उसके बाद देखें कि ये कैसे चलता है, तो देखिए समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। हिस्ट्री की स्टडी के हिसाब से मैंने इसको स्टडी स्ट्रेटजी में डाल रहा हूं मैं इसको, राइट। नंबर 1 हमारे पास आता है स्टैटिक, राइट। नंबर 2 फैक्ट्स। नाउ what do you understand by the static? Static means if you are able, whatever you are reading, whatever you are listening, whatever you are going through, if you are able to answer some questions, that is what, when, where, which। So इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है, कब, कहाँ, कौन, ये इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दे दिए, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज स्टैटिक डेटा। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास फैक्ट्स। फैक्ट्स में हमारे पास आता है हाउ, व्हाई एंड व्हाट आर इफेक्ट्स, कॉजेस, दैट इज योर फैक्ट्स। तो हिस्ट्री में ये दो सबसे पहले स्टेप 1 है हिस्ट्री पढ़ने का ये, और आपके प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीजें आती हैं। फिर हिस्ट्री की तीसरी स्टेज आती है एनालिसिस। ये स्टेज हमारी मेंस की है। मेंस जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अब किसी की भी बात कीजिए, दे आर प्योरली डीलिंग विद एनालिसिस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब है योर परसेप्शन एंड व्यूज about what you have studied, right? About and based upon your observation and
एनालिटिक स्किल्स। ये है हिस्ट्री पढ़ने का तरीका। हिस्ट्री इन चीज़ों से बाहर नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में मैं आपसे बात करूँगा प्रीलिम्स की और दूसरे पार्ट में मैं आपसे बात करूँगा मेंस की। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। ठीक, तो अभी मैं इसको जो एनालिसिस पार्ट है मैं इसको हटा देता हूँ। प्रीलिम्स डील्स विद दिस थिंग ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से डील करता है। आपको आपके पास मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो रीसेंट पेपर्स में आए हुए हैं। उनमें मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्टैटिक है और कौन सा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। अब प्रीलिम्स में हमारे पास मेन फोकस जो है वह मॉडर्न इंडिया पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉडर्न इंडिया, मैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया, उसका दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो एंशिएंट है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास मेडिवल इंडिया विच इज वी कैन टर्म आउट इट द लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2020 के पेपर को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो पिछले 16-17 साल का ट्रेंड क्या रहा है कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में मैं इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों डालता हूं। तो इंडियन हिस्ट्री के ओवरऑल इन दोनों के मिला के अराउंड 20 क्वेश्चन, मिनिमम 17 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट मीन्स हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। नंबर 2, इसमें से इंडियन हिस्ट्री में से अगर मैं मॉडर्न इंडिया की मैं बात करूं तो मॉडर्न इंडिया में से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? और एंशिएंट इंडिया में से 3 से 5 क्वेश्चंस और मेडिवल इंडिया पे 1 से 3 क्वेश्चंस। दैट मीन्स इंडियन हिस्ट्री की अगर हम एवरेज बात करें तो मिनिमम 12 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और मैक्सिमम 17 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जिनमें से ये मैं पिछले 15-16 साल का आपको सारा डेटा बता रहा हूँ, जिसमें से अगर आप ध्यान दें तो ऑन एन एवरेज 15 आउट ऑफ 100 हमारा हिस्ट्री पार्ट बनता है श्योर शॉट। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के आ रहे हैं। दैट मीन्स 20% पार्ट हैज बीन कवर्ड इन दिस वन। इज इट क्लियर? अब हम आपको बताते हैं कि अब हिस्ट्री को पढ़िए कैसे। देखिए, हिस्ट्री एक बार पढ़ के नहीं आएगी, आपको हिस्ट्री को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने की कुछ स्ट्रेटजीज हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, उसको समझिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में आपने कुछ नहीं जानना है, हिस्ट्री इज जस्ट द स्टोरी लाइन। तो सबसे पहले आप इसमें टाइमलाइन फॉर्मेशन कीजिए। टाइमलाइन सबसे पहले हमारे पास स्टोन एज है, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उसके बाद वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, देन राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर में जो डायनेस्टीज हैं, हर्यंक डायनेस्टी, देन शिशुनाग डायनेस्टी, देन नंदाज के बाद मौर्याज के बाद शुंगाज एंड सो ऑन, राइट? सो दैट इज योर टाइम लाइन। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज टाइम लाइन, दैट इज योर स्टैटिक डेटा। हियर इस टाइमलाइन के साथ में ही यू मस्ट बी एबल टू आंसर। आपके सेकंड गो में चीज़ें आ जानी चाहिए। ये जो मैं आपको स्टैटिक में मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, हु, वेयर, व्हाट, विच, इन सब क्वेश्चंस के आपके आंसर जो हैं वो आपके पहले स्टेप में कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2 हम थोड़ी सी डीपर स्टडीज में जाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे फैक्ट्स याद करने की। फैक्ट्स में हमारे पास आता है कि किसी भी चीज़ के क्या कॉजेज थे, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, दैट इज योर फैक्ट्स। एंड द थर्ड थिंग इज
स्टेप थ्री एंड इसको मैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव में है, दैट इज एनालिसिस, राइट। इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है हमारी एक कंप्लीट चीज़ें जो है वो तैयार हो गई हैं, राइट। अब हमारे पास है सजेस्टेड रीडिंग्स कि हम हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, NCERT's टेक्स्ट बुक्स। ये आप 6th क्लास ऑनवर्ड्स अप टू +2 ये सभी पढ़नी है। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी इस चीज़ में 6 से लेके 12वीं तक ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आपको कहीं से ओल्ड NCERTs मिल जाएं, तो इंटरनेट पर सब अवेलेबल हैं। ओल्ड NCERTs आप इनके लिए पढ़ सकते हैं। उसके सिवाय एजुफोर के क्लासरूम नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लासरूम नोट्स। तीसरी चीज़ देखिए, मेडिवल हिस्ट्री के लिए और एंशियंट हिस्ट्री के लिए दीज टू आर इनफ। अब हमारे पास तीसरी चीज़ आती है कि मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप NCERTs तो कंफर्म पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया NCERTs। नंबर 2 आप बिपिन चंद्रा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप यदि क्विक रिवीजन में जाना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेक्ट्रम। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में 9th और 10th क्लास की NCERT CBSE की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 साथ में ही आप 9th 10th +1 और +2 की ICSE की बुक्स को जरूर फॉलो कीजिए। इनमें बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया हुआ है। ये हमारी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो UPSC की प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। अब मैं आपसे जैसे थोड़ा सा स्टैटिक और जो फैक्ट्स वाला मेरा पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आपसे। 2018 में एक क्वेश्चन आया था, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम स्वराज्य सभा में रख लिया था या स्वराज्य सभा बदल लिया था। दैट इज ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन एंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताई हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चन फैक्ट्स हैं, यानी कि ये चेंज, ये नाम बदलकर क्या हुआ, ये फैक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो स्वराज्य सभा ने जिसका नाम हो गया था वो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, तिलक ने जो स्टार्ट की थी, उसने अपना नया नाम स्वराज्य सभा रख लिया था। ये एक फैक्ट स्टैटिक क्वेश्चन था, स्टैटिक डेटा में बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ एक और समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ही रोट
biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Shri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. Who was this person? Right? So obviously the options are Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra, Lala Lajpat Rai and Motilal Nehru. Right? तो इसका जो आंसर है ये भी एक फैक्ट है कि ये हु, हेयर वी हैव टू आंसर हु. सो इट इज लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय ने मजीनी, गरिबल्डी जो इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, उनके बारे में जो लिखा है दैट इज लाला लाजपत राय. तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए विच आर स्टैटिक बेस्ड. अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस की. फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है. इकोनॉमिकली one of the result of British rule in India, economically one of the results of the British rule in India on the 19th century was. अब यहाँ पे वो फैक्ट्स की बात कर रहा है. फैक्ट्स में मैंने आपको क्या लिखा था, व्हाट इज द इम्पैक्ट, कॉज, इफेक्ट्स, ये सब कुछ फैक्ट्स में जाएगा. तो इसमें जो हमारी ऑप्शंस हैं वह इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड factories, commercialization of Indian agriculture and rapid increase in the urban population. Right? ये जो ब्रिटिश 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश रूल था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या था. तो हमारे दिमाग में सीधे अब चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम फैक्ट्स पे ध्यान दें तो उस टाइम 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती थी वो कॉटन प्लस इंडिगो की थी. कॉटन प्लस इंडिगो की. तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट देयर. दैट इज द फैक्ट. उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. देयर इज अनदर वन रिलेटेड टू द चंपारण. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर ऑफ 2018. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी सिग्निफिकेंट aspect of Champaran Satyagrah. Active all India participation of lawyers, students and women in national movement. Right? Number 2, active involvement of Dalit and tribal communities of India in national movement and joining of peasant unrest to India's national movement. And number 4 is the drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. Right? The question, understand question, सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था. चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने इंडिया में आके जो सबसे पहला कोई भी सत्याग्रह किया था, जो इंडिया में गांधी का सबसे पहला कैंपेन था वो चंपारण था. तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने पीजेंट्स को नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व किया था. That is so the answer is joining of the peasant unrest to India's national movement. Right? तो ये मेरा अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए, दे आर क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द स्टैटिक डेटा एंड व्हाट इज फैक्ट्स. आई होप आप लोगों ने इसे ठीक से समझ लिया होगा एंड आई होप यू एंजॉयड इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं आपसे मेंस के बारे में डिस्कस करूँगा. थैंक यू वेरी मच.